हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल टॉक्स ऑन सीएस या 10। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ईएसआईसी के पार्ट 2 में। ओके, हम लोग प्रोसीड करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ओके चैप्टर नंबर 4, ओके एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिलेटेड प्रोविजंस। तो सेक्शन 24 से लेके हम लोगों ने 41 तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ओके, हम लोगों ने देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं ये सारे प्रोविजंस। सो अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में बात किया था। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं। 41 तक हो चुका है हमारा। तो सेक्शन नंबर 42। सो 42 बात कर रहा है कॉर्पोरेशंस राइट व्हेन एन एम्प्लॉयर फेल्स टू रजिस्टर। अगर एम्प्लॉयर ने रजिस्टर ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है ना। द ड्यूटी इज पुट ऑन द एम्प्लॉयर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर ना। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, एम्प्लॉय की ड्यूटी नहीं है ओके रजिस्टर करना। तो सेक्शन 42 प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉयज को। अगर एम्प्लॉयर ने फेल किया, निग्लेक्ट किया इंश्योर करने से सेक्शन 28 में, एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो ही शुड कम अंडर द ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, बट उसने डिले किया, फेल किया, निग्लेक्ट किया और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या हो सकता है? तो एम्प्लॉय क्या हो सकता है? डिसएंटाइटल हो सकता है ना बेनिफिट को अंडर दिस चैप्टर। और इंश्योर्स अंडर सेक्शन 28, अगर उसको इंश्योर नहीं किया अंडर सेक्शन 28 में, एम्प्लॉय ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ एक्सीडेंट विच रिजल्टेड इन पर्सनल इंजुरी to such employee which has the effect of making such employee disentitled to receive any dependent benefit। उसको उसने इंश्योर नहीं किया तो उसको डिपेंडेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे उनके डिपेंडेंट्स को, या उसको डिसेबलमेंट बेनिफिट नहीं मिल सकता है, या फेल और निग्लेक्ट कर रहा है टू पे एनी कंट्रीब्यूशन अंडर दिस चैप्टर, he is liable to pay okay in respect of the employee and by reason thereof employee becomes disentitled। तो बेसिकली एम्प्लॉयर के फेलियर के वजह से या निग्लेक्ट के वजह से अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं ईएसआईसी के, तो फिर ये प्रोविजन प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉइज को। किस तरीके से? कि कॉर्पोरेशन क्या करेगा? कॉर्पोरेशन मे ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, अगर कॉर्पोरेशन को पता चल गया एज पर द प्रिस्क्राइब rules by the central government that the benefit is payable to the employee, पे टू द एम्प्लॉय बेनिफिट एट सच रेट, तो कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव लेगा और वो बेनिफिट पे करेगा और would have been paid entitled if the failure or neglect would not have occurred and the corporation shall be entitled to recover। तो कॉर्पोरेशन ये बेनिफिट दे देगा और कॉर्पोरेशन रिकवर करेगा एम्प्लॉयर से ओके आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। तो बहुत अच्छी प्रोविजन है इन माय ओपिनियन ओके। सो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज को डिसएंटाइटल हो जाएंगे बेनिफिट लेने के लिए, फिर भी उनके पास ये प्रोटेक्शन दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू to be calculated may be adjusted for the payment of any contribution and interest or damages that the employer is liable to pay for the delay in the payment of or non-payment of such contribution। It may be recovered okay as if were an arrear of the land revenue okay। तो नॉर्मल जो सीपीसी प्रोविजन से होता है या कोई सिविल लॉ के प्रोविजन से अगर कोई डैमेजेस रिकवर करने एम्प्लॉयर से या रिकवरी करना है तो लैंड रेवेन्यू से रिकवर किया जाता है, सिमिलरली इधर भी किया जाएगा। क्लियर है? 43 बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑक्यूपायर और द फैक्ट्रीज फॉर एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट। देखो ये बहुत अच्छी प्रोविजन है। किसी एक एम्प्लॉयमेंट से अगर एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट आ रहे हैं तो उसके ऊपर वॉच रहेगा ओके, उसके ऊपर सुपरवाइज किया जाएगा। किस तरीके से? अगर कॉर्पोरेशन को पता चला कंसिडर दैट इंसिडेंस ऑफ सिकनेस बेनिफिट अमंग इज एक्सेसिव ओके, किसी पर्टिकुलर ओके एरिया के विसिनिटी के फैक्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट से एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट आ रहे, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ बाय रीजन ऑफ इनसैनिटरी वर्किंग कंडीशन, कंडीशंस अच्छी नहीं है इन अ फैक्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट, और निग्लेक्ट हो रहा है ऑक्यूपायर का ओके टू ऑब्जर्व एनी हेल्थ रेगुलेशन ओके enjoined on him by or under any enactment or insanitary conditions of any tenements or lodging occupied by the insured person or such insanitary conditions are attributable to the neglect of the employer or tenements or lodging to observe। देखो बेसिकली ये चैप्टर दे रहा है बेनिफिट्स, बट उसका मतलब ये नहीं है कि सिकनेस बेनिफिट बढ़ रहे एक एरिया से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ओके, कुछ ना कुछ इनसैनिटरी कंडीशन है इधर इन वर्किंग कंडीशंस और द लॉजिंग प्रोवाइडेड टू द ओके एम्प्लॉइज, तो उसके ऊपर ध्यान रहेगा कॉर्पोरेशन का
और अगर कॉर्पोरेशन में सेंड, ओके, कॉर्पोरेशन एक नोटिस दे सकता है, ओके, corporation may send the owner or occupier or the other establishment, as the case may be, a claim for the payment of amount of extra expenditure incurred by the corporation. ओके, अगर कॉर्पोरेशन का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर सिकनेस बेनिफिट में जा रहा है, देखो गलती तो ओनर और ऑक्यूपायर की होगी ना, ओके, एंड इफ द क्लेम इज नॉट सेटिस्फाइड सेटल बाय द एग्रीमेंट, द कॉर्पोरेशन में रेफर द मैटर विद स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कॉर्पोरेशन बेनिफिट दे रहा है, बट इधर बेनिफिट बढ़ रहे हैं, तो कॉर्पोरेशन को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो दैट कैन बी रिकवर्ड और क्लेम कर सकते हैं एम्प्लॉयर से, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये भेजा जा सकता है अगर वो, ओके, मैटर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्राइमा फेसी अगर देखता है इंक्वायरी करने के बाद, हाँ, इट में अपॉइंट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू होल्ड द इंक्वायरी कर सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर ये प्रूव हो जाता है, ओके, इंक्वायरी ऑफिसर से कि हाँ, यहाँ एक्सेस ऑफ इन द इंसिडेंस ऑफ सिकनेस अमंग द इंश्योर पर्सन इज ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द ओनर और ऑक्यूपायर, ये एम्प्लॉयर की वजह से हो रहा है या ऑक्यूपायर की वजह से हो रहा है ये पर्टिकुलर डिफॉल्ट, ओके, तो फिर द अमाउंट ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ओके, एज वेल एज द पर्सन और पर्सन by whom the whole or any part of such amount shall be paid to the corporation decide किया जाएगा, okay. It may be enforced as if the decree of the payment of money passed in the civil suit, okay, ये ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी प्रोविजन है, okay. Owner of the tenements or lodging, okay, shall include any agent or owner of any person who is entitled to collect the rents of the tenements or lodging, lazy of the owner, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी, क्लियर है। स्कीम फॉर अदर बेनिफिशियरीज, सेक्शन 44 बात करता है, तो वी आर कमिंग टू द क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। Notwithstanding anything contained, the central government by notification frame, amend, vary, kind, scheme or other beneficiaries for other beneficiary and the members of their families बना सकते हैं, किसके लिए, प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल एस्टेब्लिश बाय द कॉर्पोरेशन, ओके, स्कीम्स बना सकते हैं अलग अलग, ओके, सब्जेक्ट टू विच द स्कीम में भी ऑपरेटेड, किस तरीके से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इस तरह की स्कीम्स बन सकती है। अदर बेनिफिशियरी मीन्स एनी पर्सन अदर देन द एम्प्लॉइज, इन शॉर्ट। Underutilized hospital means any hospital not fully utilized. And user charges means the amount which is to be charged from the beneficiaries for medical facilities. ये भी दी जा सकती है। Schemes for unorganized workers के लिए भी बनाए जा सकते हैं, ओके, और गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगा ये सारी स्कीम्स, ओके, उनके फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, कंट्रीब्यूशन, उनके यूजर चार्जेस, स्केल ऑफ बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ये सारी बातें उस स्कीम में डाली जा सकती है। बहुत अच्छी प्रोविजन है, नई प्रोविजन है, ओके। एग्जेम्पशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में गिव द एग्जेम्पशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कॉर्पोरेशन, सो ओके, एज विल बी नोटिफाइड, एग्जेम्प्ट एनी फैक्ट्री, वो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी फैक्ट्री को, अदर एस्टेब्लिशमेंट को, बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी from the operation of this chapter if the employee in any such factory or other establishment is in receipt of benefits substantially similar to the superior of the benefits under the chapter, अगर उनको अलग तरीके से बेनिफिट दी जा रही है तो इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any amount due under this chapter shall be, okay, ये बेसिकली सिमिलर प्रोविजन है जो ईपीएफ में भी पढ़ा था, ओके, so basically shall be the charge on the assets of the establishment, okay, and shall be paid in priority, यहाँ भी प्रायोरिटी मिल जाएगी आईबीसी कोड के, ओके, प्रोविजंस पे, ओके, ये सिमिलर प्रोविजन था ईपीएफ से। 48 के बाद जो प्रोविजन है वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड के बारे में बात करिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक कोड का, जिसका नाम है एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, क्लियर है। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एन एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, किसके रिलेटेड करेगा, ओके, उसमें सर नंबर ऑफ जजेस रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में थिंक फिट वो डिसाइड करेंगे। एनी पर्सन हु इज, ओके, जुडिशियल ऑफिसर और लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ 5 years ऑफ स्टैंडिंग, वो जज बन सकता है इस एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड का। देन स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट द सेम कोड फॉर 2 or more लोकल एरियाज और 2 or more एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड कर सकते हैं, ओके, उसके बारे में भी जानेंगे कौन से मैटर्स वो रेफर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कोड को एंटरटेन हो सकते हैं इस कोड के द्वारा। वेयर मोर देन वन एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड हैज बीन अपॉइंटेड,
Okay, state government may by general or special order regulate the distribution of business between them. Okay, उनके रेगुलेट कर सकते हैं बिजनेस दोनों में. क्लियर है? कौन से मैटर्स डिसाइड होंगे इस पर्टिकुलर कोड से वो भी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, जो डिस्प्यूट और क्लेम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ओके, किसके रिलेटेड, वेदर एनी पर्सन इज एन एम्प्लॉई विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, है एम्प्लॉय है क्या, उसके बारे में अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए कि नहीं, ये हो सकता है ना, अगर एम्प्लॉयर फेल करता है तो. कौन से रेट ऑन वेजेस और एवरेज डेली वेजेस है फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस चैप्टर, ये भी हो सकता है. द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, कितना कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए. The person who is or was the employer in respect of employee for the purpose. Okay. Right of any person to the benefit, कौन सा benefit देने चाहिए, amount duration क्या हो सकता है, direction issued by the corporation on review of any payment benefit under this chapter, ये सारी बातें हो सकती है. इसके रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट से क्वेश्चन है उसको डील किया जा सकता है एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड से. ओके. Any other matter which is in dispute between employer and the corporation relating to this chapter, or between an employer and contractor relating to this chapter, or between person and corporation, okay, in respect of any contribution, ये भी डील किया जा सकता है. क्लेम ऑफ फॉर द रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये तो सबसे कॉमन डिस्प्यूट हो सकता है. ओके, क्लेम करने के लिए. फॉर द रिकवरी ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट बेनिफिट, क्लेम अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हो सकता है अंडर 42. ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी हो सकता है. क्लेम बाय द एम्प्लॉयर टू रिकवर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर के बीच के झगड़े. एनी अदर क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ एनी बेनिफिट एडमिसिबल अंडर दिस चैप्टर, ओके, शैल बी सच मैटर्स शैल बी डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड. तो ये सारे मैटर्स है जो डिसाइड किए जा सकते हैं एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड से. No matter which is in dispute between employer and corporation in respect of any contribution shall be raised by the employer unless he has deposited with the court 50% of the amount due from him as claimed by the corporation. तो कॉर्पोरेशन ने एक पर्टिकुलर अमाउंट बोल दिया, लेट से आपको एक 10 लाख रुपए पे करना है, तो 50% अमाउंट हो गया 5 लाख. जब तक वो पे नहीं किया जाता, ओके, डिपॉजिट नहीं किया जाता कोर्ट से, तब तक एम्प्लॉयर उसके ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता. Okay. Provided for reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount to be deposited. वो discretionary power है कोर्ट की, वो waive भी कर सकती है. No civil court will have jurisdiction to decide. तो सिविल कोर्ट के jurisdiction को बार किया गया है. ओके, ये सारे मैटर्स को डिसाइड करने के लिए. सिंपल सी बात है. पावर्स क्या होगी? ओके, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट की. No insurance court shall have the power. Okay, the employees insurance court shall have the power of all civil court. Okay, all the powers given to the civil court, जैसे कि summoning or enforcing the attendance of witness, compelling the discovery and production of document. Okay, enforce कर सकते हैं witness के attendance को, compel कर सकते हैं कि आप ये produce करो documents और material objects, ओथ ले सकते हैं, ओके, रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस, और जो भी कॉमन पावर्स दी गई है सिविल कोर्ट को, ये सारी पावर रहेगी. एंड इवन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो 26 चैप्टर में दिए वो पावर्स दी जा सकती है. ये फॉलो करेंगे सच प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर है? ऑल कॉस्ट इंसिडेंटल टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोर्ट शैल subject to such rules as may be made be in discretion of that court. Okay, वो discretionary power है कोर्ट की. ओके, जो भी कॉस्ट रिलेटेड है shall be enforceable as if, जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा तो वो डिक्री हो जाएगी as if it is passed by the civil court in the suit. क्लियर है? प्रोसीडिंग्स ऑफ कैसी होंगी प्रोसीडिंग? द मैनर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग प्रोसीजर शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ओके, तो अपनी प्रोसीजर हो सकती है. ऑफकोर्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉमन लॉ प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड. ओके. The limitation for initiating the proceeding by the aggrieved person in the court shall be 3 years. Limitation period क्या है? 3 साल का है, याद रखिए. Okay. From the date on which cause of action arises. तो 3 साल का ही limitation period दिया गया है. Provided further that arising out of the cause of action in respect of the claim, ये ठीक है, provision. Any application, appearance or act required to be made, okay, may be made or done by the legal practitioner or by the officer of the registered trade union. तो एक तो advocate जा सकते हैं या registered trade union
तो ऑफिसर भी ओके ऑथोराइज है रिप्रेजेंट करने के लिए, एप्लीकेशन अपीयरेंस करने के लिए। बिकॉज देखो वर्कर का अगर प्रॉब्लम है तो ट्रेड यूनियन कैन इंटरवेन एंड वो हेल्प कर सकती है वर्कर को। एन एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट में सबमिट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए भेज सकती है। If it does so, shall decide the question pending before it in accordance with such decision. क्लियर है? इसका अपील कहाँ जाएगा? ओके, अपील जाएगा हाई कोर्ट में, सेक्शन 52 में दिया है। नो अपील shall lie from the order of the ओके say as expressly provided in this section. इस सेक्शन में दिया है उसी हिसाब से। An appeal shall lie to the high court from the order of this court. Okay, employees insurance court. The appeal shall be filed under this section within a period of 60 days. कितने दिन के अंदर जाना चाहिए अपील? 6-7 दिन के अंदर from the date of order. From the date of order दिया, not from the date of receipt of order. Limitation period apply होगा provisions of section 5 and 12, okay, to this kind of appeal where the corporation has presented an appeal against an order of the employee state court, insurance court, and if so directed by the high court, shall pending to the decision of the appeal withhold the payment of any sum directed to be paid by the order appeal against. They can withhold the payment. Okay, तो क्लियर है, ये सारी बातें हैं एम्प्लॉइज ओके इंश्योरेंस कोर्ट्स की। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 4 जो कि रिलेट करता था, जो कि बात करता था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, यू लाइक दिस वीडियो, and if you have liked this video, do share, subscribe and like this video, and please mention your comments in the comment box. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग चैप्टर 5 के साथ जो बात करेगा ग्रेजुएटी के बारे में। टिल देन गुड बाय।